नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस के पहले चैप्टर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। और द बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ आज का हमारा तीसरा क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर टोटल 2 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने पहले चैप्टर से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और पहले चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उनको काफी डिटेल में जाकर के डिकोड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हां, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले वाली जो क्लास थी, क्लास नंबर 2, वहां पर हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड किया था। जैसे आप सभी ने सबसे पहले सेक्शन नंबर 4 को पढ़ा था, जिसको आप लोग चार्जिंग सेक्शन के नाम से भी जानते हो। उसके बाद आपने सेक्शन 3, जहां पर टैक्स ईयर की डेफिनेशन दिया है, उसको आपने डिकोड किया था। इसके बाद हम सभी ने आपके सेक्शन 2 सबसेक्शन 77, जहां पर आपके पर्सन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है, इसको काफी डिटेल में जाकर के स्टडी कर लिया था। अगर बात आज की क्लास की करते हो, क्लास नंबर 3 की करते हो, तो आज की क्लास के अंदर हम जिस टॉपिक से शुरुआत करेंगे सर, वो आपका एसएससी रहेगा। अगर आप सभी ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की कुछ क्लासेस लगाई होंगी तो आप सभी जानते होंगे एसएससी वहां पे भी यूज किया जाता था। और एसएससी अभी के जो लेटेस्ट इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर भी इस टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सर एग्जैक्टली फिर आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर भी एसएससी था और अभी के जो आपका लेटेस्ट एक्ट है 2025 वाला, उसके अंदर भी एसएससी है, तो बुनियादी तौर पे क्या फर्क आया है? तो ध्यान दीजिएगा, बुनियादी तौर पे यहाँ पे सेक्शन नंबर को लेकर के फर्क है, अलोंग विद जो डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन है ना, उसके अंदर भी कुछ आपको बेसिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस बार आपकी एसएससी की डेफिनेशन सेक्शन 2 के सबसेक्शन 11 के अंदर दिया गया है। माने इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग आपके सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 के अंदर किसको डिफाइन किया गया है? सर, एसएससी की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। अब एसएससी का मतलब क्या है? एसएससी का मतलब है कोई भी पर्सन, देखिए पर्सन अभी अभी हमने पढ़ा था, तो कोई भी पर्सन जिसको कोई भी टैक्स पे करना है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी पर्सन जिसको क्या करना है, कोई भी टैक्स पे करना है, या टैक्स के अलावा कोई अदर सम ऑफ द मनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना है, उस व्यक्ति को आप लोग क्या बोल करके चलेंगे? एसएससी बोल करके चलेंगे। ये बहुत इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सर एग्जाम के अंदर कैसे लिख के आना है, तो एग्जामिनेशन अगर आपसे पूछता है सर एसएससी की डेफिनेशन को डिफाइन कीजिए, तो आप लोग क्या कहेंगे? एसएससी अपने आप में वो पर्सन होता है बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ द मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट का मतलब इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पर्सन को कोई टैक्स पे करना है या टैक्स के अलावा कोई अदर सम पे करना है मनी का, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? एसएससी बोलोगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो डेफिनेशन है ना, आपकी इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है इट कवर नॉट ओनली द पर्सन हु इज डायरेक्टली लायबल टू पे द टैक्स और अनदर सम। इसका मतलब क्या है सर? इस डेफिनेशन का मतलब ये नहीं है कि केवल वही व्यक्ति जिसको या तो कोई सम ऑफ द मनी पे करना है या जिसको कोई टैक्स पे करना है वही एसएससी रहेगा, बल्कि इसके अलावा कुछ ऐसे सर्टेन पर्सन भी रहेंगे। टोटल 4 कैटेगरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वहां पर भी आप लोग उसको एसएससी बोलेंगे, लेकिन यहां पर शब्दों के अंदर आपको हेरफेर देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहोगे? सर एसएससी का मतलब होता है एनी पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ द मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट इज कॉल्ड द एसएससी। उसको आप लोग क्या बोलते हो? एसएससी बोलते हो। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 11 के अंदर एसएससी की डेफिनेशन को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर एसएससी के अंदर आपको 4 अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलेंगी। अब ध्यान दीजिएगा,
सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 की 4 अलग अलग कैटेगरियां बन गई है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहोगे, सबसे पहली जो आपकी एसएससी का टाइप रहेगा सर उसको आप लोग बेसिक एसएससी के नाम से जानते हो। बेसिक एसएससी का मतलब जो एज इट इज आपकी डेफिनेशन के अंदर दिया है, कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी सम ऑफ द मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट, उसको आप लोग क्या बोलोगे सर, एसएससी बोल करके चलोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 क्लोज नंबर ए की बात करते हैं तो यहां पर यह कहा गया है कि सर एक और पर्सन है जिसको आप लोग एसएससी बोल करके चलोगे, ए पर्सन अगेंस्ट हुम प्रीसीडिंग हैव बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ द इनकम। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई भी प्रीसीडिंग किया है, क्या किया है, कोई भी प्रीसीडिंग किया है, उसको भी आप लोग यहां पर क्या बोल करके चलोगे, एसएससी बोल करके चलोगे। सर इस प्रीसीडिंग शब्द का क्या मतलब है, तो जरा गौर फरमाइएगा। यहां पर आपका लिखा हुआ है, अगर आप लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 और क्लोज नंबर ए की बात करते हो तो इसका मतलब जिस पर्सन के अगेंस्ट कोई भी प्रीसीडिंग टेकन किया गया है उसको आप लोग क्या बोलोगे सर, एसएससी बोलोगे। सर प्रीसीडिंग के अंदर माने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई भी कार्रवाई किया है, कार्रवाई कैसे कर सकता है, जैसे अगर उसका असेसमेंट के लिए, उसकी इनकम के लिए, या फिर आप लोग क्या कहोगे जो भी उसने लॉस सस्टेन किया है या जो उसका रिफंड ड्यू है ना, इन तमाम केसेस में अगर उसका असेसमेंट हुआ है तो उसको भी आप लोग क्या बोलोगे, एसएससी बोलोगे। एसएससी की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करके चलोगे। या फिर और की एक डेफिनेशन है, फॉर द असेसमेंट ऑफ द इनकम ऑफ ए अनदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। समझ में आया, कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, जिसके लिए जिम्मेदारी उस व्यक्ति की बनती है, तो उस व्यक्ति को भी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहां पर एसएससी की कैटेगरी के अंदर लेकर के चलेंगे। तो कुल मिलाकर के ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति जो केवल आपका इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल है या कोई अनदर सम, अब यहां पे सवाल ये आता है कि सर यहां पर आप अदर सम की बात कर रहे हो, तो अदर सम का मतलब क्या होता है, जैसे आपको कोई इंटरेस्ट पे करना है, कोई पेनल्टी पे करना है, या इसके अलावा कोई अमाउंट इनकम टैक्स को पे करना है ना, तो आप लोग उसको क्या कहोगे, अदर सम की कैटेगरी के अंदर रख दोगे। और अगर आपको डायरेक्टली टैक्स पे करना है तो वो आपका क्या आ जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी पर्सन लायबल है इनकम टैक्स पे करने के लिए या कोई भी सम एक तरीके से पे करने के लिए, वो भी क्या कहलाएगा, एसएससी कहलाएगा। इसके अलावा सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 क्लोज ए की अगर आप लोग बात करते हो तो यहाँ पे वो पर्सन जिसके अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी प्रीसीडिंग किया गया है वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 और क्लोज बी की बात करते हो तो सर यहां पे आपका एक एसएससी बनता है जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं सर, डीम्ड एसएससी के नाम से जानते हैं। डीम्ड एसएससी का मतलब टेक्निकली उसको एक तरीके से इनकम टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन वो किसी का लीगल हियरर हो सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट जो उसका लायबिलिटी है ना वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक तरीके से आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। उसको आप लोग क्या बोलोगे, डीम्ड एसएससी बोलोगे। ए पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी, समझ में आया, जिसको मान लिया जाता है कि वो क्या है, एसएससी है, अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 इज आल्सो एसएससी। उसको भी आप लोग क्या बोल करके चलेंगे, एसएससी बोल करके चलेंगे। हियर द पर्सन स्टेटस एज ए एसएससी अराइजेस बिकॉज़ द एक्ट स्पेसिफिकली डीम्स दैट पर्सन टू बी एसएससी। समझ में आया, तो वो आपका डीम्ड एसएससी बन जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 क्लोज सी की बात करते हो तो यहां पे एसएससी इन डिफॉल्ट रहेगा। एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी पेमेंट करना था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, चाहे वो आपके इनकम टैक्स का पेमेंट हो या कोई अदर सम का पेमेंट हो, लेकिन उसने उसमें डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट का मतलब वो पे नहीं कर पाया, ठीक है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, एसएससी इन डिफॉल्ट बोलोगे। यही बात यहां पे लिखी हुई है, ए पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर दिस एक्ट इज आल्सो इंक्लूड विद द डेफिनेशन ऑफ द एसएससी। दिस इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट टू द प्रोविजन डीलिंग विद द situation where the person has failed to perform the statutory tax related obligation, जैसे आप लोग डिडक्शन और एक कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑब्लिगेशन की बात कर सकते हो। माने कोई भी व्यक्ति जो फेल हो चुका है आपके जो आपका स्टेटरी टैक्स रिलेटेड ऑब्लिगेशन है उनको परफॉर्म करने के लिए, वो क्या कहलाएगा, वो सर आपका एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये कहेंगे एग्जामिनेशन के अंदर कि आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहता
क्या है? एसएससी मीन्स ए पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अनदर सम ऑफ द मनी इज पेएबल अंडर द एक्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025, बट दिस डेफिनेशन इज इंक्लूसिव, माने इसके अलावा भी हम लोग अलग अलग 4 कैटेगरी का यहाँ पर जिक्र करते हैं, जहां पर आप लोग सबसे पहली जो आपने डेफिनेशन दी वो आपकी बेसिक एसएससी की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। इसी तरीके से सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 और क्लोज ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा और फिर सी आ जाएगा। इनको भी आप लोग किसकी कैटेगरी के अंदर रख करके चलते हैं? आप लोग एसएससी की कैटेगरी के अंदर रख करके चलते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज इस पर गौर फरमाइएगा। ये कुछ कुछ डेफिनेशन थी जिनको हम लोगों ने आज की अपनी क्लास के अंदर कंक्लूड किया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आप लोग क्रोनोलॉजी की बात करते हो तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको बताया कि सर सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? सर आपका सेक्शन नंबर 4 पढ़ा, जिसको आपने चार्जिंग सेक्शन कहा। अब चार्जिंग सेक्शन के अंदर हमारे पास 3-4 चीजें निकल करके आई। सबसे पहले आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? सर आप लोग टोटल इनकम के नाम से जानते हैं, या आपका ये नेट टैक्सेबल इनकम होता है। इसका फॉर्मेट क्या होता है? यहाँ पर कितने हेड होते हैं, इस मुद्दे पर हमने चर्चा कर लिया। हेड्स ऑफ द इनकम के लिए मैंने बताया आपका जो सेक्शन नंबर 13 है ना, वो हेड्स ऑफ इनकम को यहां पर डिफाइन करता है। इसके अलावा आपका एक डेफिनेशन निकल के आया यहां पर, जिसको आप लोगों ने क्या कहा? सर आपका टैक्स ईयर कहा, जिसकी डेफिनेशन हम लोगों ने आपके सेक्शन 3 के अंदर पढ़ी काफी डिटेल में जाकर के। इसके अलावा एक डेफिनेशन निकल के आया जिसको आपने क्या कहा? सर पर्सन कहा। पर्सन की डेफिनेशन को हम सभी ने सेक्शन 2 के सबसेक्शन 77 के अंदर डिकोड कर लिया था, ठीक है। ये हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहा। इसके अलावा आज हमने क्या किया है? आज हमने आपके एक नए सेक्शन जिसको आप लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 को पढ़ा, जहां पर हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? एसएससी के नाम से जानते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, इसको डिकोड करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर रही होंगी। अब थोड़ा आगे अगर आप लोग बढ़ोगे ना, तो अब हमें क्या पढ़ना है? ध्यान दीजिएगा, अब हमें आपके टैक्स रेट्स को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? टैक्स रेट्स को पढ़ना है। टैक्स रेट्स के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है? न्यू टैक्स रेजिम को पढ़ना है, ओल्ड टैक्स रेजिम को पढ़ना है, उनके सेक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप लोग मार्जिनल रिलीफ के नाम से जानते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग रिबेट को भी पढ़ेंगे। एक रिबेट करके टॉपिक होता था जो आप लोग सेक्शन 87A के अंदर पढ़ते थे, जो अब आपका सेक्शन कंप्लीटली बदल करके सेक्शन 156 हो चुका है। उसको भी हम लोग आज की क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक आपका पूरा थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट हो चुका है। व्यक्तिगत तौर पे मेरा ऐसा मानना है कि चीजें आपको क्लियर रही होंगी, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलेंगे। अब आपका आज के पहले चैप्टर का ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू हो जाएगा। तो आपको एक एक चीजों को मेरे साथ बनाते चलना है, समझते चलना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाते चलना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टैक्स रेट को लेकर के, माने आपकी जो इनकम है ना, उसके ऊपर एग्जैक्टली कितना % टैक्स लगेगा, उसको आप लोग टैक्स रेट के नाम से जानते हैं। काफी स्टूडेंट इसको इनकम टैक्स स्लैब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो टैक्स रेट का मतलब आपका जो इनकम है एग्जैक्टली किस % के साथ, किस रेट के साथ टैक्सेबल होगा, उसको आप लोग क्या कहोगे? टैक्स रेट कहोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हो तो जरा गौर फरमाइएगा। आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ना, अगर आप लोग टेक्निकली देखेंगे तो आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? कुल मिलाकर के हमारे पास 2 तरीके के टैक्स रेट होते हैं। सर कितने तरीके के टैक्स रेट हैं? 2 तरीके के टैक्स रेट हैं। सर 2 तरीके के टैक्स रेट कौन से होते हैं? तो जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहला जो हमारा टैक्स रेट बनेगा ना, उसको आप लोग कहोगे नॉर्मल टैक्स रेट। क्या रहेगा? सबसे पहला हमारा जो टैक्स रेट रहेगा उसको आप लोग क्या कहोगे? सर इसको आप लोग यहां पर नॉर्मल टैक्स रेट्स के नाम से जानते हो, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप लोग यहां पर बात करते हो तो यहां पे क्या आ जाएगा? आपका स्पेशल टैक्स रेट आ जाएंगे, ठीक है। तो जरा गौर फरमाइएगा, एक आपका नॉर्मल टैक्स रेट्स होते हैं, एक आपका स्पेशल टैक्स रेट होते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल टैक्स रेट को आज की क्लास के अंदर हम लोग कवर करेंगे। स्पेशल टैक्स रेट आप लोग आने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी जानकारी जो मैं आप सभी को दे देता हूं, जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। स्पेशल टैक्स रेट है ना, आपका एक बार जो एक्ट बन गया उसके अंदर मेंशन किया जाता है। माने जैसे अभी हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? सर आपका आईटी एक्ट
2025 पढ़ के चल रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ के चल रहे हैं, तो जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 है ना, उसके अंदर आपको किसकी जानकारी देखने को मिलेगी सर? आपके स्पेशल जो आपका टैक्स रेट है उनकी जानकारी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल टैक्स रेट की बात करोगे तो इनकी जानकारी आपको आपके फिनांस एक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे अभी के हिसाब से हमारे पास कौन सा फिनांस एक्ट चल रहा है सर? आपका फिनांस एक्ट 2026 चल रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अभी कौन सा फिनांस एक्ट है? 2026 है। ठीक है, तो यहां पे जो आपके नॉर्मल टैक्स रेट आपको दिए जाते हैं ना, वो हर एक जो आपका फिनांस एक्ट आता है, बजट आता है, उसके अंदर बदल जाते हैं। जो भी इकोनॉमिक कंडीशन होती है, हमारी कंट्री की जो भी हालत होती है, जो भी अलग अलग पैरामीटर है, उनके बिहा पे इस चीज को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे स्पेशल रेट के अंदर आप लोग जैसे आप अलग अलग सेक्शन की बात करते हो, 196 हो गया, 197 हो गया, 198 हो गया, यहां पर आप लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हो, यहां पर आपको स्पेशल रेट्स देखने को मिलेंगे जो यहां पर हम लोग कवर नहीं करने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? आपके नॉर्मल टैक्स रेट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग नॉर्मल टैक्स रेट की बात करते हैं तो नॉर्मल टैक्स रेट को जब भी आप लोग बात करेंगे ना, तो हमारे पास दो तरीके रहेंगे। पहले भी आपने पढ़ा हुआ है सर, हमारे पास जैसे आपने पढ़ा होगा तो एक तरीका क्या है कि सर हमारे पास क्या होता था ऑप्शन हमारे पास, जिसको आप लोग ओल्ड टैक्स रेजिम के नाम से जानते थे, और एक आपका दूसरा ऑप्शन क्या होता था जिसको आप लोग न्यू टैक्स रेजिम के नाम से जानते थे। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक आपका ओल्ड टैक्स रेजिम हो जाएगा, एक आपका न्यू टैक्स रेजिम हो जाएगा। बस आपको ध्यान ये देना है सेक्शन नंबर बदल चुका है। ठीक है, अगर आप लोग ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो आपका सेक्शन नंबर 202 रहेगा और सबसेक्शन 4 रहेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज जरा गौर फरमाइएगा, आपका सेक्शन नंबर 202 सबसेक्शन नंबर 4 है। यहां पर आप लोग क्या कहेंगे? आपने कौन सा टैक्स रेजिम ऑप्ट किया है सर? आपका ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट किया है। वहीं अगर आप लोग न्यू टैक्स रेजिम की बात करते हो तो यहां पे आपका सेक्शन नंबर 202 सबसेक्शन नंबर 1 है जो डिफाइन करता है आपने कौन से टैक्स रेजिम को ऑप्ट किया है सर? आपके न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट किया है। ठीक है, तो यहां पे इस पॉइंट को आपको जरा गौर फरमाना है। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और याद रखिएगा सर, ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर आपको अलग अलग एज कटाई गया, अलग अलग एज के बेस पे क्लासिफिकेशन देखने को मिलता था। जैसे सबसे पहले हमने क्या कहा था? अगर आपकी उम्र कितनी है? अप टू 60 है। ठीक है, अगर आपकी उम्र मान लीजिए 60 से ज्यादा है, माने आप लोग क्या कहोगे? आपका 60 प्लस अगर आपकी उम्र है, और अगर आपकी उम्र कहां तक चली जाती है? 80 तक चली जाती है। इसके अलावा अगर आपकी 80 ईयर उम्र हो जाती है तो यहां पे हमारे पास अलग अलग टैक्स स्लैब आपको देखने को मिलते थे। सेम सिनेरियो माय डियर फ्रेंड्स आपको अब की बार भी देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ तब्दीलियां, कुछ कुछ बदलाव, कुछ कुछ चेंजेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के ये आपको समझना है, जब भी मैं आपको कहूंगा उसने ऑप्ट किया है सेक्शन 202 सबसेक्शन 4, तो आपके दिमाग की घंटी जल जानी चाहिए। हम लोग आपके ओल्ड रेजिम की बात कर रहे हैं, और जैसे ही मैंने बोला 202 सबसेक्शन 1, तो आपके दिमाग की घंटी जल जानी चाहिए कि यहां पर सर ने क्या बताया था सर? आपका न्यू टैक्स रेजिम हो जाएगा। ठीक है, तो एक आपका ओल्ड टैक्स रेजिम होता है, एक आपका न्यू टैक्स रेजिम होता है। आज की क्लास के अंदर सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? ओल्ड टैक्स रेजिम को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आपके न्यू टैक्स रेजिम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग कहां पर आ चुके हैं? आप लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर आ चुके हैं। तो जो भी आप लोग यहां पर टैक्स रेट पढ़ने वाले हो अकॉर्डिंग टू द टैक्स ईयर 2026-27 पढ़ने वाले हो। ठीक है, अब यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, टैक्स रेट की मैंने अभी भी बात की, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है सर? टैक्स रेट लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसके ऊपर चर्चा करेंगे सर? आपके ओल्ड टैक्स रेजिम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ऑप्ट करते हो अंडर द सेक्शन 202 सबसेक्शन 4 टू बी टैक्स अंडर द ओल्ड रेजिम, समझ में आया? जो बात अभी अभी मैंने आपको बताया था, आपका टैक्स किसके अकॉर्डिंग जाएगा? ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, ये जो आपका बेसिकली मैं टैक्स रेट आपको सिखा रहा हूं ना, ये किस किस के लिए रहेगा? अगर आप लोग इंडिविजुअल है तो सेम टैक्स रेट आपका लगेगा। अगर आप लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है,
या फिर आप लोग आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कहोगे, अगर आप लोग इंडिविजुअल है, अगर आप लोग एचयूएफ है, अगर आप लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, अगर आप लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, और अगर आप लोग आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है, और आप लोग ऑप्ट करते हैं ओल्ड रेजिम को, माने सेक्शन 202 सबसेक्शन 4 को ऑप्ट करते हैं, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा फॉर द टैक्स ईयर 2026-27 आपके पास ये वाले टैक्स रेट रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, आपकी उम्र कहां से कम है, 60 साल से कम है, तो भी आप लोग इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे, लेकिन यहां पर केवल इंडिविजुअल आएगा, यहां पर एचयूएफ आएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आएगा, और आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन आएगा, ठीक है। यहां पे आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनीज को लेकर के नहीं चलते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इतनी बात समझ में आई। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अगर आपकी इनकम मान लीजिए 2.5 लाख तक है, ठीक है, इस आप पहले स्लैब के अंदर आते हो और आपकी इनकम 2.5 लाख तक है, तो 2.5 लाख के ऊपर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप लोग ऊपर जाते हैं तो 2.5 लाख से 5 लाख आपका 5% रहेगा, 5 से 10% आपका एक तरीके से 20% रहेगा, और आपका 10 लाख से ऊपर अगर आपका इनकम है तो आपका टैक्स कितना लगेगा, 30% लगेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, सर आपका अप टू 2.5 लाख की अगर आप लोग बात करते हो तो आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, लेकिन 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक अगर आपका इनकम है तो 5% आपका टैक्स लगेगा, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख है तो 20% टैक्स लगेगा। वहीं अगर आपकी इनकम अबोव द 10 लाख है तो आपका 30% टैक्स लगेगा। समझ में आया। अगर आपने ओल्ड रेजिम को ऑप्ट किया है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, न्यू टैक्स रेजिम की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जैसे अगर आप लोग एक एग्जांपल की बात करते हैं, जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं तो यहीं पे मैं आपका एक नया पेज ले लेता हूं, ठीक है, जहां पे हम लोग तमाम तरीके की कैलकुलेशन को कर पाए। जस्ट ए मिनट। यस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपका बेसिक सा स्लैब बना है। सबसे पहले तो ये किन के लिए रहेगा ये बात नोट कीजिए। मैंने बताया सर अगर आप लोग यहाँ पर क्या हो, अगर आप लोग यहाँ पर इंडिविजुअल हो, अगर आप लोग यहाँ पर एचयूएफ हो, अगर आप लोग यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, अगर आप लोग यहाँ पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, अगर आप लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन हो, तो इन तमाम केसेस के अंदर आप लोग यहाँ पर इस वाले सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप लोग ओल्ड रेजिम का इस्तेमाल करेंगे, जिसको आप लोग किस नाम से जान रहे हैं, 202 सबसेक्शन 4 के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्लैब रेट क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। मैंने बताया अगर आपकी इनकम कितनी है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, सर अगर आपकी इनकम कितनी है, मान लीजिए 2.5 लाख है, ठीक है, आपकी इनकम कितनी है, 2.5 लाख है, तो आपका टैक्स कितना लगेगा, सर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम मान लीजिए 2.5 लाख से ज्यादा है, आप लोग क्या कहेंगे, 2.5 लाख से ज्यादा है, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, 5 लाख से कम है तो आपकी इनकम के ऊपर टोटल 5% टैक्स लगेगा। वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख से और 10 लाख के बीच में आती है तो जरा गौर फरमाइएगा, आपका कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 20% टैक्स लगेगा। इसी तरीके से अगर आपकी इनकम अबोव 10 लाख चली जाती है, माने आपकी इनकम कितनी है, 10 लाख से ज्यादा है, तो स्टेट आपका कितना टैक्स लगेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका 30% टैक्स लगने वाला, ठीक है। तो ये बात आपको जरा गौर फरमानी है कि एग्जैक्टली किस तरीके का सिनेरियो हमें यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया माय डियर फ्रेंड्स, आपका केस नंबर 1 हो गया है, जो अभी अभी हमने कवर किया, ठीक है। केस नंबर 1 के अंदर आपको समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग इस चीज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट अस से आपका मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिए, लेट अस से मिस्टर अमित है, जिसकी एनुअल इनकम है ना, आप लोग ये मान करके चले, मैंने मान लिया है आपका कितनी है, 12 लाख पर ईयर है, ठीक है। एनुअल इनकम कितनी है, सर इसकी 12 लाख है। तो अगर आप लोग ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो कैसे करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा। अभी अभी हमने पढ़ा सर अगर आप लोग अप टू 2.5 लाख की बात करते हो तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आप लोग क्या कहोगे, सर अगर आप लोग यहाँ पर अप टू 2,50,000 की बात करते हो तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब 2.5 लाख से, और अगर आप लोग यहाँ पर 5 लाख की बात करते हो तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 2.5 लाख से लेकर
लेकर के, और अगर आप लोग यहाँ पर 5 लाख की बात करते हो तो आपका कितना टैक्स लगेगा, जरा गौर फरमाइएगा, 5% लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख आपका कितना बना सर, आपका 5% टैक्स बना। टेक्निकली देखोगे तो यहाँ पे गैप कितनी इनकम का है सर, अगेन आपकी कितनी की है, 2.5 लाख की है, और 2.5 लाख का अगर आप लोग 5% निकालते हो तो सर कितना बन जाएगा, आपका 12,500 बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपकी इनकम कहां से कहां तक आती है, 5 लाख से और 10 लाख के बीच में आती है, तो गैप कितने का, 5 लाख का है। इसका 20% अगर आप लोग निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए आ जाएगा। अब आपकी इनकम क्योंकि 12 लाख है, ठीक है, तो 10 लाख तक आपने टैक्स लगा लिया, तो आपका कितना बच गया सर, आपका बैलेंस बच गया, कितना बचा है, क्योंकि आपकी 12 लाख थी तो आपका बैलेंस बच गया 2 लाख। इसके ऊपर आपका कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 30% टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहोगे, अगेन आपका कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। क्लियर रहा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल कर लेना है। आप लोग क्या कहोगे, ए आपका कितना बनेगा, 1,72,500। ठीक है, ये आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी बनता है अगर आप लोग इस रेजिम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। समझ में आई मेरी बात जो मैंने आपको बताया, तो जरा गौर फरमाइएगा, बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको कुछ कुछ बेसिक बातों को याद रखना है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा आगे चलूं तो जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग यहाँ पे केस नंबर 2 की बात करते हो तो केस नंबर 2 के अंदर आप लोग केवल और केवल जरा गौर फरमाइएगा किसकी बात करने वाले हो सर, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात करने वाले हो। एंड यहाँ पे जो आपका इंडिविजुअल है वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, माने उसका स्टेटस है वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ द इंडिया होना चाहिए। यानी कि आप लोग क्या कहोगे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहोगे। अलोंग विद अगर उसकी उम्र, ध्यान दीजिएगा, उसकी उम्र आपकी मोर देन 60 ईयर है तो आप लोग क्या कहोगे, अगर उसकी उम्र कितनी है, मोर देन 60 ईयर, एंड लेस देन आप लोग क्या लेकर के चलोगे, 80 ईयर। ठीक है, अगर उसकी उम्र कितनी है, 60 साल से ज्यादा है, और आप लोग क्या कहोगे, 80 साल से कम है, तो आपका ये सेकंड वाला जो कैटेगरी है ये आएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स एक तरीके से इंप्लीमेंट करना है। इसको आप लोग माय डियर फ्रेंड आपका सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कहोगे सर, इसको कहोगे सर ये आपका क्या है, ये आपका सीनियर सिटीजन है। ठीक है, तो आप लोग क्या कह दोगे सर, ये क्या है सर, ये आपका सीनियर सिटीजन है। ठीक है, ये क्या हो गया, सीनियर सिटीजन। यहाँ पे जो आपका टैक्स का जो स्लैब के अंदर आपको एक तरीके से नील टैक्स देखने को मिलता था, पहले जो आपको 2.5 लाख देखने को मिलता था ना, वो अब आपको कितना देखने को मिलेगा, 3 लाख देखने को मिलेगा। माने आप लोग क्या कहोगे सर, आप लोग यहाँ पे कहोगे सर, आप अप टू अगर आप लोग 3 लाख की बात करते हो तो अगर आप लोग सीनियर सिटीजन हो तो आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 3 लाख तक आपका टैक्स कितना रहेगा, नील रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे आगे बात करते हो सर 3 लाख से लेकर के, और अगर आपकी इनकम कितनी आ जाती है सर, 5 लाख आ जाती है, तो आपका अगेन कितना लगेगा, 5% टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम मान लीजिए 5 लाख से लेकर के और आपकी कितनी रहती है सर, 10 लाख रहती है, तो आपका 20% टैक्स लगेगा। और अगर आपकी इनकम ग्रेटर देन कितनी हो जाती है, 10 लाख हो जाती है। ठीक है, आपकी इनकम कितनी हो जाती है, ग्रेटर देन 10 लाख हो जाती है, तो आपका कितना परसेंट इनकम टैक्स लगेगा सर, आपका 30% लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बदला क्या, सिर्फ आपका पहला जो आपका क्राइटेरिया था 2.5 लाख की जगह वो कितना हो गया, 3 लाख हो गया। यहां पे आपने क्या पढ़ा था सर, कितना था, 2.5 लाख था। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल हो, एसोसिएशन हो, पर्सन हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सब इधर आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इंडिविजुअल है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग क्या है, इंडिविजुअल हैं और रेजिडेंट है इंडिया के, और अगर आपकी उम्र 60 से 80 के बीच में है, तभी आपका ये स्लैब लगेगा। ठीक है, तभी आप लोग इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, रेदर देन आपको अगर ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करते हो तो आप लोग वही इससे पहले वाले सिचुएशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, तो जरा गौर फरमाइएगा, इस मुद्दे पर आपको थोड़ा सा चर्चा करना। ठीक है, अब इसी तरीके से जो आपका तीसरा केस रहेगा उसको आप लोग क्या कहोगे सर, केस नंबर 3 कहोगे, जो आपके सुपर सीनियर सिटीजन का रहेगा, जहां पे अगेन आप लोग क्या होने चाहिए सर, आप लोग इंडिविजुअल होने चाहिए, अलोंग विद आपका क्या होना चाहिए, आप लोग रेजिडेंट ऑफ इंडिया रहे, और अगर आपकी एज, ध्यान रखना, आपकी एज कितनी है, 80 ईयर से ज्यादा है, आप लोग क्या कहोगे, 80 साल से अगर आपकी उम्र ज्यादा है, तो आपको जो 3 लाख का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है ना,
ना, यहां पर आपका बढ़ करके 5 लाख आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या कहोगे सर, आप लोग यहां पर सिंपल सी बात करने वाले हो। सिंपल सी बात क्या करेंगे, जस्ट ए मिनट, यहां पे मैं आपका एक बेसिकली लाइन खींच लेता हूं, ठीक है। आप लोग क्या कहोगे सर, यहां पर आप लोग कहोगे अप टू 5 लाख है ना, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे सर, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं रहेगा। अगेन अगर आप लोग यहां पर 5 लाख से लेकर के अगर आपकी इनकम कितनी होती है, 10 लाख होती है, तो डायरेक्ट आपका 20% लगेगा। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा हो जाती है एनुअल, तो आपका कितना लगेगा सर, 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन ये लगेगा तभी जब आप लोग इंडिविजुअल हो, अलोंग विद रेजिडेंट हो, और आपका जो उम्र है वो 80 साल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके 3 टैक्स स्लैब रहेंगे जिनको आपको याद रखना है। और ये जितने भी टैक्स स्लैब है मैंने बताया किसके लिए हैं सर, आपके ओल्ड रेजिम जो भी ऑप्ट करते हैं, जो आपका ऑप्ट करते हैं सेक्शन 202 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पेमेंट, ठीक है। तो यही बातें मैंने यहां पर भी लिखी हुई है। ये पहला केस मैंने आपको करा दिया था। सेकंड केस में क्या लिखा हुआ है, हर एक इंडिविजुअल जो क्या है, रेजिडेंट इन इंडिया है, जिसकी उम्र, जिसकी एज 60 ईयर या उससे ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा 60 ईयर या उससे ज्यादा है। 60 साल से कम वाला क्राइटेरिया आपने पढ़ा, 60 साल या उससे ज्यादा है, 80 से कम है। एंड अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो उम्र है ना, ये आपकी प्रीवियस ईयर के दरमियान होनी चाहिए, जो प्रीवियस टैक्स ईयर गया है ना उसके दरमियान, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन 3 लाख तक नील देखने को मिलेगा। 3 लाख से 5 लाख 5% रहेगा, 5 से 10 आपका 20% रहेगा, 10 लाख से ऊपर जाते हो तो आपका 30% आपको यहाँ पर टैक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तीसरा केस हम लोग पढ़ते हैं। सर तीसरा केस क्या कहता है, हर एक इंडिविजुअल जो रेजिडेंट इन इंडिया है, जिसकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, 80 साल या 80 साल से ज्यादा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% टैक्स लगेगा। और अगर आप लोग 10 लाख से ज्यादा इनकम कमाते हो तो आपका 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो स्लैब है ना वो अमूमन लगता है अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है। अगर आपकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज्यादा 80 से कम है तो आप लोग सेकंड स्लैब के अंदर चले जाएंगे। अगर आपकी उम्र 80 से ज्यादा है तो आप लोग थर्ड कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो, हमें समझ में आए कि एग्जैक्टली चीजें कैसे बढ़ेंगी आगे, ठीक है। जैसे मैं आपका एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेटर से मैंने कोई भी मान लिया है, आपका कोई भी व्यक्ति है जिसका नाम सुमित है, ठीक है। अगर आप लोग इसकी एज की बात करते हो तो यहाँ पे एज आपको 3 तरीके से सोल्व करनी है। मैंने मान लिया इसकी उम्र 38 ईयर है, मैंने मान लिया इसकी उम्र 62 ईयर है, और मैंने मान लिया इसकी उम्र कितनी है, 85 ईयर है। तीनों के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। और ध्यान दीजिएगा इसका जो स्टेटस है ना वो इंडिया के अंदर कैसा है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका रेजिडेंट इन इंडिया है। क्या है, रेजिडेंट इन इंडिया है। और वहीं पे अगर आप लोग इसकी इनकम की बात करते हो तो मैंने मान लिया इसका जो इनकम है, टोटल इनकम कितना है, 9,80,000। कितना है, 9,80,000 है। आपको क्या करना है, इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन। कौन सा सेक्शन, 202 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर, सबसे पहला क्राइटेरिया अगर आप लोग क्या लेकर के चलते हो, अगर इसकी उम्र कितनी है, 38 ईयर है, तो हम लोग सबसे पहले वाला स्लैब लगाएंगे जहां पर हमने पढ़ा हुआ है सर आपका अप टू, अगर आप लोग 2.5 लाख की बात करते हो, ठीक है, आप लोग क्या कहते हो, आपका अप टू 2.5 लाख डैश पे डैश माने आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब 2.5 से 5 की अगर आप लोग बात करते हो माने आप लोग क्या कहोगे, अगर आप लोगों का इनकम 2.5 लाख से लेकर के कितना है सर, आपका 5 लाख है, तो आपका कितना लगेगा सर, 5% लगेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कितना लिख देता हूँ, 5% लिख देता हूँ, जो कितना आएगा, अगर आप लोग 2.5 लाख का 5% निकालते तो 12,500 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर रहा। चलिए आगे अगर आप लोग बात करते हो, अगर आपकी इनकम 5 से 10 के बीच में, क्योंकि 10 लाख से कम है, कितना है, 10 लाख से कम है, तो यहां पे हमारे पास एक बैलेंस बच गया। इस बैलेंस को आप लोग लिख दीजिएगा। आपने 5 लाख तक टैक्स कैलकुलेट किया, 4,80,000 आ जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे सर, ये जो आपका 4,80,000 आया है ना, इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा सर, 20% लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4,80,000 का 10% 48,000, 48 का अगर 20%, सॉरी, अगर आप लोग 4,80,000 का 20% निकालेंगे तो आई थिंक 96,000 होना चाहिए। एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा अगर आप लोग इसको टोटल करते हैं, ठीक है।
क्या करते हो, टोटल, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहां पर हमने क्या किया है, 4,80,000 का कितना निकाला है माय डियर फ्रेंड्स, हमने 20% निकाला है, तो 96,000 आ जाएगा, प्लस में आपको कितना करना है, 12,500 करना है, ठीक है। आंसर आ जाएगा 1,08,500। तो आप लोग क्या कहोगे, यहाँ पे कितना आ गया आपका 1,08,500 रुपए। सर ये हमारा टैक्स लायबिलिटी बनेगा, ठीक है। अब उसके अलावा रिबेट भी आपको दिया जाता है, वो आगे मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको समझना है सर ये क्या है, आपका टैक्स है, ठीक है। ये आपका क्या है, टैक्स है। और कौन सा टैक्स आपने निकाला है सर, इनकम टैक्स आपने निकाला है, ठीक है। अब इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर बताया हुआ है ये रेजिडेंट है और इसकी उम्र 62 साल है, तो ये सेकंड स्लैब के अंदर अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो यहां पर सेकंड केस के अंदर कैसे कैलकुलेशन होगा, जरा गौर फरमाइएगा। सर आप लोग क्या कहोगे, अप टू जो 3 लाख का क्राइटेरिया है वो कैसा रहेगा, नील रहेगा, यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं रखना। अगर आप लोग 3 लाख से 5 लाख की बात करते हो तो आपको 5% टैक्स देना, ठीक है। 5% टैक्स का मतलब 3 से 5 के बीच में 2 लाख का गैप है। 2 लाख का अगर आप लोग 10% निकालते हो तो 20,000 का 5% आधा करोगे तो 10,000। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है कितना आ जाएगा टैक्स, 10,000 आ जाएगा। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा हुआ है सर, हमारे पास 4,80,000 का बैलेंस बचा हुआ है। इसके ऊपर आपका कितना लगेगा सर, आपका 20% लगेगा, ठीक है। 20% लगेगा तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो टोटल अगर आप लोग इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 96 ना 1,06,000 आ जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे सर, आपका अमाउंट कितना आ गया, 1,06,000 टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे बनता है। अगर इस व्यक्ति की उम्र कितनी है सर, आपकी 62 साल है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं अकॉर्डिंग टू द सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी, जहां पे इसकी उम्र कितनी दी गई है, यहाँ पे दी गई है इसकी उम्र 85 ईयर्स, ठीक है। 85 साल का इसका उम्र है और ये रेजिडेंट भी है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है, तीसरा केस मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। आपका अप टू अगर आप लोग बात करते हो 5 लाख तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नील आ जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे बैलेंस की बात करते हो तो कितना आ जाएगा सर, बैलेंस कितना है, 4,80,000 है। डायरेक्ट यहाँ पर कितना लगेगा, 20% लगेगा। और 20% कितना आता है, 96,000 आता है। तो आप लोग क्या कहोगे, टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना बन जाएगा सर, इसका 96,000 बन जाएगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स इस तरीके से आपको कुछ कैलकुलेशन करना है। वैसे मैं आपको बताता चलूं साथ साथ, अभी आपने सुना होगा अगर आप लोग ओल्ड रेजिम की बात करते हो तो आपकी 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आप लोग यहां पर न्यू टैक्स रेजिम की बात करते हो तो 12 लाख तक की इनकम के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर देखोगे ना तो यहां पर सर अलग अलग कैटेगरियां बना दी, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और आपका 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। तो ये तो केवल 80 साल से ज्यादा उम्र वाले की बात हुई ना। अगर हमने ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट किया, ठीक है, और आपका बजट के अंदर ये बात कही गई, बजट के अंदर या फिनेंस एक्ट 2026 के अंदर ये बात कही गई कि आपकी 5 लाख तक आपका कोई इनकम टैक्स आपको नहीं देना है। और क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या हुआ आपका, यहां पर आपका कुल मिलाकर के जो इनकम है वो कितना बन रहा है, मान लीजिए पहला केस आपने लिया, टोटल इनकम कितना था सर, हमारा टोटल इनकम था, कहां पे गया, 9,80,000 था। तो हमें 5 लाख तक छूट मिलना चाहिए ना। यहाँ पे तो टेक्निकली हमें केवल 2.5 लाख तक मिला, यहाँ पे तो हमें टेक्निकली कितना मिला, 3 लाख तक मिला, यहाँ पे तो हमें टेक्निकली कितना मिला आपका 5 लाख तक मिला। तो यहाँ पे तो चलो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन इन दोनों केसेस का क्या किया जाए, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको आप लोग क्या कहते हो, रिबेट कहते हो। क्या कहते हो, रिबेट, ठीक है। अब रिबेट क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। रिबेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो रिबेट आपको पहले दिया जाता था अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961, वहां पे हम लोग एक सेक्शन पढ़ते थे 87A, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता था, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है ये रिप्लेस हो गया है बाय द सेक्शन 156, ठीक है। रिबेट किस पे लगेगा, इसका एक्सप्लेनेशन आपको 155 के अंदर देखने को मिलेगा। और कितना लगेगा, इसका जो एक्सप्लेनेशन है आपको सेक्शन 156 के अंदर देखने को मिलेगा। समझ में आई मेरी बातें जो मैंने आपको बताया। तो यहां पे अगर आप लोग जरा गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिबेट को पढ़ेंगे, उसके बाद मार्जिनल रिलीफ को पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका अभी का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर चैप्टर नंबर 9 है, और चैप्टर नंबर 9 के अंदर अगर आप लोग सेक्शन 155 और 156 की बात करते हो, ध्यान से समझिएगा, सेक्शन 155 और सेक्शन 156 किससे जुड़े हुए हैं सर, रिबेट एंड रिलीफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बुनियादी तौर पर किससे जुड़ा हुआ है, रिबेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब रिबेट का सबसे पहले समझिएगा, सेक्शन
सेक्शन 155 क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सेक्शन 155 के अंदर हम लोग दो सबसेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 155(1), इसके अलावा सेक्शन 155(2), ठीक है। सब सेक्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे सेक्शन 155 के अंदर क्या कहा गया है, व्हाइल कैलकुलेटिंग द इनकम टैक्स पेएबल बाय एन एसएससी फॉर एन टैक्स ईयर। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी भी टैक्स ईयर के लिए किसी भी एसएससी का इनकम टैक्स पेएबल कैलकुलेट करते हो, रिबेट शैल बी अलाउड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 156, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, सेक्शन 156 के अंदर जो भी प्रोविजन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको रिबेट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे अगर आप लोग इसी सेक्शन के 155 के 2 की बात करते हो तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, the rebate cannot exceed the amount of the income tax payable before allowing the rebate। समझ में आया, यहाँ पे आपका जो क्या है रीबेट है वो क्या एक्सीड नहीं करना चाहिए, अमाउंट ऑफ द इनकम टैक्स को क्या नहीं करना चाहिए, एक तरीके से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो खैर नु कहता है कि सेक्शन 156 के अंदर ना जो भी कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको रिबेट मिलेगा, ठीक है। सवाल आता है सर 156 के अंदर क्या लिखा हुआ, ठीक है। 156 के अंदर लिखा हुआ है अगर आप लोग इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग आपका 156(1) आपको पढ़ना है ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग, और अगर आप लोग न्यू रेजिम की बात करते हो तो आपको सेक्शन 156 सबसेक्शन 2 पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आपने ओल्ड रेजिम को ऑप्ट किया है, इफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड द 5 लाख, देखिए आपका टोटल इनकम कितना है, 5 लाख से ज्यादा नहीं है, आपका टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो जो आपको रिबेट दिया जाएगा ना वो 100% ऑफ द इनकम टैक्स रहेगा या फिर आपका 12,500 विच एवर इज लेस। समझ में आया, अगर आपका इनकम कितना है सर 5 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है, समझ में आई मेरी बात है, क्या बताया मैंने, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करती है तो यहां पे आपको रिबेट मिलेगा। रिबेट के अंदर आप देखिएगा 100% इनकम टैक्स जो आपने कैलकुलेट किया वर्सेस द 12,500, जोन सा में जो आपका लेस रहेगा, जो भी अमाउंट लेस रहेगा वो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका रिबेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप लोग मान लीजिए 4 लाख का आपका इनकम बनता है, ठीक है, 4 लाख के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए और 12,500 पकड़ लीजिए, दोनों में से जो कम होगा वो आपका रिबेट अमाउंट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपने न्यू रेजिम को ऑप्ट किया है तो आपका जो इनकम है ना, टोटल इनकम है वो 12 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, अलोंग विद आपको जो रिबेट मिलेगा वो क्या मिलेगा सर 100% ऑफ द इनकम टैक्स, और आपका क्या रहेगा 60,000 में से जो भी आपका लोअर रहेगा ना वो क्या हो जाएगा, रिबेट अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो जरा गौर फरमाइएगा, आप लोग ये कह सकते हैं सर पहले जो आपका सेक्शन 87 होता था अब वो आपका रिप्लेस होके 155 हो गया है, पहले जो आपका रिबेट का सेक्शन 87A होता था अब वो आपका सेक्शन 156 हो गया, ठीक है। तो इस बात को आपको जरा गौर फरमाना है, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताई है, ठीक है। तो न्यू इनकम टैक्स के अंदर कुछ कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं और मेरी कोशिश लगातार रही है कि सारे पॉइंट्स को मैं आपको कंपेयर करके बताता चलूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, आपकी इनकम अगर आपने ओल्ड रेजिम ऑप्ट किया है, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करती है तो टोटल टैक्स निकाल लीजिए और 12,500 के साथ कंपेयर कर लीजिए, जो भी आपका अमाउंट आता है वो क्या हो जाएगा, विचएवर इज लोअर वो आपका रिबेट हो जाएगा। इसी तरीके से न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं है, 12 लाख से ज्यादा नहीं, एक्सीड नहीं कर रहा है, तो आपको 60,000 के साथ कंपेयर करना अपनी टैक्स लायबिलिटी को, जो भी कम होगा वो आपका रिबेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिबेट वाला कॉन्सेप्ट प्लीज जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर, आपने ओल्ड टैक्स रेजिम तो अच्छे से पढ़ा दिया, समझ में भी आ गया, रिबेट का कॉन्सेप्ट था सेक्शन 155 156 दोनों समझ में आ गए, इसका भी क्लैरिटी हो गया। अब बताइए अगर कोई न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहे तो उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोविजन दिए गए हैं। तो सबसे पहले गौर फरमाइएगा, न्यू टैक्स रेजिम को हम लोग डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो आपका न्यू टैक्स रेजिम होता है उसको आप लोग क्या कहते हो, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के नाम से भी जानते हो, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोग इसकी बात करते हो तो यहाँ पे आप लोग इंडिविजुअल्स की बात करते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात
करते हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करते हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हो, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन की बात करते हो, हु डज नॉट ऑप्ट, ठीक है, उन्होंने क्या नहीं किया है, उन्होंने ऑप्ट नहीं किया है सेक्शन 202 सबसेक्शन 4। अगर आपको याद हो तो ये ओल्ड टैक्स रेजिम है, जिन्होंने ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट नहीं किया है उन्होंने क्या ऑप्ट किया है सर, न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट किया है। और न्यू टैक्स रेजिम कहां पर आता है, 202 सबसेक्शन 1 के अंदर आता है, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है, जस्ट ए मिनट। चलिए, मैं आपको बता रहा था न्यू टैक्स रेजिम की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आपका क्या रहेगा सर, आपका न्यू टैक्स रेजिम रहेगा, यहां से आपका क्या चल रहा है, आपका न्यू टैक्स रेजिम चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे अगर आप लोग इनकम टैक्स ईयर 2026-27 के अकॉर्डिंग बात करते हो तो मामला बिल्कुल सिंपल है। न्यू टैक्स रेजिम के अंदर ना आपको बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। सर सिंपल सी कैलकुलेशन क्या है, 4 लाख के गैप के ऊपर आपको सारी कैलकुलेशन करनी है। 4 लाख तक एग्जम्प्ट रहेगा, जो आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होता है, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे मैं नील लिखता हूं ना, इसको आप लोग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 4 लाख तक नील रहेगा, 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, और अगर आप लोग 20 से 24 लाख की बात करते हैं तो 25%, और 24 लाख से ज्यादा का इनकम हो जाता है तो आपको 30% टैक्स देना होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। 4 से 8 के बीच में 5% लगेगा, 8 से 12 के बीच में 10% लगेगा, 12 से 16 के बीच में 15% लगेगा, 16 से 20 के बीच में आपका 20% लगेगा, 20 से 21 के बीच में, ठीक है, 20 से ज्यादा होना चाहिए, 24 से कम होना चाहिए, 25% लगेगा। अगर आपकी इनकम अबोव 24 लाख है तो आपका टैक्स 30% लगेगा। समझ में आई मेरी बातें? तो यहां पे आपको जरा गौर फरमाना है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, मैंने अभी अभी आपको बताया सर, इसको हम लोग कहते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे सर, ये क्या है, आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दिया गया है, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, और मैंने बताया अगर आप लोग ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करते हो तो यहीं पे आप लोग नोट करके डाल लीजिएगा। मैंने आपको बताया अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट किया है तो आपको रिबेट कितने का मिलेगा, आपका अमाउंट कितना रहता है, अप टू 60,000 तक आपको क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 60,000 से कम रहती है तो आपका कम मिलेगा, लेकिन अगर आपकी ज्यादा रहती है तो आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है सर, 60,000 का क्या मिलेगा, आपको रिबेट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा ये किसका अमाउंट है सर, ये आपके रिबेट का अमाउंट है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 156, ठीक है, जो पहले आपका 87A होता था, ठीक है। क्लियर रहा? तो इसको आपको एक बार बाई हार्ट कर लेना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर आप लोग एक एक चीज को अच्छे से क्लैरिफाई कर पाए, एक एक कॉन्सेप्ट को एग्जामिनर के सामने रख पाए, ठीक है। अब यहां पे मेरे को एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो, ठीक है। तो यहां पे भी हमने क्या पढ़ा, अगर आप लोग यहां पर बात करते हो, आपने ऑप्ट किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 की, अगर आप लोग बात करते हो, इसको आप लोग किस नाम से जानते हो सर, इसको आप लोग न्यू टैक्स रेजिम के नाम से जानते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे सर, ये क्या हो जाएगा, आपका न्यू टैक्स रेजिम हो जाएगा। और न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग एग्जम्पशन लिमिट की बात करते हो तो जरा गौर फरमाइएगा, मैंने अभी अभी आपको बताया ना, अगर आप लोग एग्जम्पशन लिमिट की बात करते हो तो मैं एक लाइन खींच देता हूं ताकि हम लोग यहाँ पे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें ना तो चीजें हमें बेहतर तरीके से समझ में आती जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले आपने लिखा सर अगर आपकी इनकम कितनी है, अप टू 4 लाख है तो आपको क्या कितना टैक्स देना है, कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। अब यहां पे अगर आप लोग बात करते हो, अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है तो आप लोग क्या कहोगे, 4 लाख 1 कर दोगे, और अगर आपकी इनकम कितनी है सर, मान लीजिए आपकी 8 लाख तक जाती है तो आप लोग क्या कहोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका 8 लाख आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपकी इनकम 8,001 से स्टार्ट होकर के और आपकी कितनी जा रही है सर, 12 लाख तक जा रही है तो आपका एक अलग कैटेगरी बनेगा। इसी तरीके से अगर आपकी इनकम कितनी है सर, 12 लाख 1 से स्टार्ट होके कितनी जा रही है सर, आपका 14 लाख तक जा रही है तो आपका एक और स्लैब बन जाएगा।
इसी तरीके से अगर आपकी इनकम 14,01,000 से स्टार्ट होके ना अगर आप लोग 20 लाख पर पहुंच रहे हो तो आपका एक और टैक्स स्लैब बनेगा। इसी तरीके से अगर आपकी इनकम 20 लाख 1 रुपए से स्टार्ट हो करके आपकी इनकम कहां पर जा रही है सर, आपका 24 लाख पर जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया बन जाएगा। और अगर आपकी इनकम कितनी है सर, 24 लाख से ज्यादा है, तो एक और क्राइटेरिया बन जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका 5% लगेगा, फिर आपका 10% लगेगा, फिर आपका 15% लगेगा, फिर आपका 20% लगेगा, फिर आपका 25% लगेगा, और फिर आपका कितना टैक्स लगेगा सर, आपका 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया सर, आपका 30% टैक्स यहाँ पे लग गया। और मैंने आपको बताया अगर आप लोग यहाँ पर रीबेट की बात करते हो तो वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा सर, सेक्शन 156 के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। और कितना मिलेगा मैंने बता दिया, आपका मैक्सिमम कितना मिल सकता है सर, आपको अप टू 60,000 मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे सर, अप टू आपको कितना मिल सकता है, 60,000 तक का रिबेट यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, यहां पर आपकी इनकम एक्सीड नहीं करनी चाहिए 12 लाख से, ठीक है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से एक्सीड की तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर फिर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। समझ में आई मेरी बातें जो मैंने तुमको बताई। तो ये आपका कौन सा है सर, आपका न्यू टैक्स रेजिम है। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके, ठीक है। मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया है जिसका नाम मिस्टर अमित है, ठीक है, जिसकी इनकम की अगर आप लोग बात करते हो तो मैंने मान ली आपका कितना है 18 लाख रुपए, कितना है सर आपका 18 लाख रुपए है। आपको क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 202 सबसेक्शन कितना है 1, माने न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। अगर आप लोग यहाँ पे 4 लाख तक की बात करते हो तो आप लोग क्या कहोगे सर, 4 लाख तक तो हमारा कोई भी टैक्स लगेगा ही नहीं, तो आप लोग क्या लिख दोगे, नील लिख दोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है सर, अगर आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख जाती है तो आप लोग क्या कहोगे, अगर आपकी इनकम कितनी है 4 लाख से लेकर के और कितनी जा रही है 8 लाख जा रही है, तो आपका टैक्स कितना लगता है, आप सभी जानते हो हमारा कितना लगेगा सर, 5% लगेगा। तो इधर मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं इसको, कितना टैक्स देना है सर, 5% टैक्स दे रहा है। 4 लाख का अगर आप लोग देखोगे तो 40 यानी कि 20,000 बनेगा, कितना बनेगा सर, 20,000 बनेगा। समझ में आया कैसे निकाला सर, 4 लाख और 8 लाख के बीच में कितने का गैप है, 4 लाख का। तो आप लोग क्या करोगे, 4 लाख ले लोगे, मल्टीप्लाई आपको कितना करना है सर, 5% निकालना है तो 20,000 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपकी इनकम कितनी है, अगर आप लोग मान करके चले 8 लाख से ज्यादा और आप लोग क्या कहोगे 12 लाख तक का क्राइटेरिया लेकर के चलोगे तो आपका टैक्स कितना लगेगा सर, आपका 10% लगेगा, तो कितना आ जाएगा सर, आपका 40,000 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर इनकम 12 लाख से लेकर के और आप कितना लेकर के चलते हो, 16 लाख लेकर के चलते हो तो कितना लगेगा सर, 15% टैक्स लगेगा। तो कितना हो जाएगा, जैसे आपका 60,000 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से आपके पास बैलेंस कितना बचा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 20 लाख तक होता है, बैलेंस 18 लाख था, 16 लाख, यानी कि हमारे पास कितना बच गया, 2 लाख बच गया, ठीक है। अब इस 2 लाख के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 20% लगेगा। अगर आप लोग टेक्निकली देखेंगे तो आपका 10% कितना होगा, 20,000 हो जाएगा, और आपका कितना हो जाएगा 40,000। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहोगे, आपका टोटल टैक्स कितना बन गया है, 40,000 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 लाख और उसके बाद आपका कितना जाएगा 60,000। तो आप लोग क्या कहोगे, आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना बना है, 1,60,000 बना, ठीक है। तो प्लीज जरा गौर फरमाइएगा इस चीज पर, आपको अच्छे से नोट करना है। अगर आप लोग न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हो तो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, अगर आप लोग ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हो तो आपकी कैलकुलेशन कैसे मूव करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी बातें आई होप कि आपको क्लियर रही होंगी, यहां तक का फंडा आपको समझ में आया होगा और आपको क्लैरिटी मिला होगा कि एग्जैक्टली किस किस तरीके से आप लोग इन तमाम कैलकुलेशंस को अंजाम दे सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ा दिया सर, मैंने आपको पढ़ाया सबसे पहले आपका एसएससी का डेफिनेशन हमने क्लियर किया, ओल्ड टैक्स रेजिम को हमने पढ़ा, न्यू टैक्स रेजिम को हमने पढ़ा, रिबेट और रिलीफ के सेक्शन 155 और 156 को हमने पढ़ा। अब हम बात करने वाले
वाले हैं सर सरचार्ज को लेकर के। किसको लेकर के? सरचार्ज को लेकर के। किसको लेकर के? सरचार्ज को लेकर के। सरचार्ज क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे सिंपल सा फंडा है, अगर आप लोग बात सरचार्ज की करेंगे तो यहां पे अब हमें क्या पढ़ना है सर, आपको यहां पर सरचार्ज को पढ़ना, ठीक है। सरचार्ज का मतलब होता है, आप लोग कहोगे टैक्स ऑन टैक्स। आप लोग इसको क्या कह सकते हो, एक तरीके से क्या रहेगा सर, आपका टैक्स ऑन टैक्स रहेगा। और टैक्स ऑन टैक्स का मतलब आपने एक जो टैक्स लायबिलिटी निकाला उसके ऊपर भी आपको एक टैक्स पे करना है, ठीक है। उसको आप लोग बोलोगे सरचार्ज। सरचार्ज कब लगेगा समझिएगा, सरचार्ज लगेगा अगर आपका एनुअल इनकम, ध्यान दीजिएगा, आपका एनुअल इनकम किसको क्रॉस कर जाता है, अगर आपका एनुअल इनकम मोर देन 50 लाख हो जाता है। समझ में आया? अगर आपका एनुअल इनकम कितना हो जाता है, 50 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो आपको तो टैक्स पे करना है जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग, प्लस में जो आपका टैक्स बनेगा ना उसके ऊपर आपको एक सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, सरचार्ज बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात सरचार्ज की करते हो तो यहाँ पे भी आपको स्लैब रेट देखने को मिलेंगे। कुछ 2-3 स्लैब रेट है जो हम लोगों को आज की क्लास के अंदर पढ़ने हैं, जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। अगर आपकी इनकम, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 50 लाख से ज्यादा है, कितनी है आपकी, 50 लाख से ज्यादा है, और कहां तक है, 1 करोड़ तक है, ठीक है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ से कम है, ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, 1 करोड़ से 2 करोड़ का क्राइटेरिया हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, आप लोग क्या कहोगे, आपकी इनकम कितनी है, 2 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, आप लोग क्या कहोगे, 2 करोड़ से ज्यादा है और आपकी कितनी है, 5 करोड़ तक है, ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, तीसरा क्राइटेरिया क्या बन जाएगा, आपका जो इनकम है वो कितना है, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़, और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ क्रॉस कर जाती है, तो अगर आपका इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। कितना पे करना पड़ेगा, 10%। यहाँ पे देखिए कितना पे करना पड़ेगा सर, 10%, 10, 15, 25, 37, ये आपको याद रखना, ठीक है। कितना है, 10, 15, 25 और 37। आप लोग क्या कहोगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 25% हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 37% हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इट्स गोइंग टू बी सरचार्ज। इसको आप लोग क्या बोलते हो, सरचार्ज बोलते हो। अगर आपकी इनकम 50 लाख को क्रॉस किया, क्या किया, 50 लाख को क्रॉस किया, तो आपको उसके ऊपर सरचार्ज भी देना पड़ेगा जो 10% रहेगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ को क्रॉस किया, 2 करोड़ से कम है, तो आपको 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम है तो आपको 25% सरचार्ज देना पड़ेगा, और अगर आपकी एनुअल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 37% सरचार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, सबसे जरूरी बात मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति है जिसकी इनकम मैंने मान ली कितनी है, ये मान करके चले आपको कितना मिल गया, 50 लाख, और मैंने मान लिया 20,000, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, सर इसकी इनकम कितनी है, 50 लाख 20 हजार है, ठीक है। आप लोग क्या कहोगे, 50 लाख 20 हजार है, ठीक है। या फिर 50 लाख 20 हजार से बेहतर एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि मैं इंडिविजुअल केस को आपको समझा पाऊं। मैंने कितना मान लिया, इसकी जो इनकम है वो कितनी है, 52 लाख, ठीक है। आपका कितना है, 52 लाख, कितनी है, 52 लाख, नहीं थोड़ा सा और ज्यादा लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं इसकी इनकम कितनी है, 57 लाख है, ठीक है। अब आपको इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग न्यू टैक्स रेजिम की बात करते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करते हैं, उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना। मान लीजिए मैं न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करता हूं, माने हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आपका 2021 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपका न्यू टैक्स रेजिम लग जाएगा। अब आपको पता है कि यहां पर जो आपका टैक्स स्लैब रेट आता है वो कैसे आता है, सर आपको 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, तो आप लोग क्या कहोगे, अप टू 4 लाख हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग क्या कहोगे, 4 से 8 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कहोगे, 8 से 12 लाख हो जाएगा। फिर आपका 12 से 16 लाख हो जाएगा। फिर आपका 16 लाख से 20 लाख हो जाएगा। फिर आपका 20 लाख से कितना हो जाएगा, 24 लाख हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 24 लाख, जो आपका बैलेंस बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, आपको पता है 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आप लोग क्या कहोगे, यहाँ पे नील आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे 4 लाख से 8 लाख की बात करते हो तो कितना परसेंट टैक्स लगता है, 5%, तो कितना हो जाएगा सर, आपका 20% हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 20,000 कहेंगे, यहाँ पे कितना लगेगा, 10% लगेगा, तो कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है। यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे आपका 4 लाख पे 15% लगेगा, तो आप लोग क्या कहोगे, सर आपका 60,000 हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 20% लगेगा, ठीक है ना। जस्ट ए मिनट,
4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, ठीक है। और यहाँ पे कितना लगेगा, अगर आप लोग 20 से, जस्ट ए मिनट, 20 से 24 अगर आप लोग लेकर के चलते तो कितना लगेगा, 25% लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, 16 से 4 लाख का अगर आप लोग 20% निकालते हो तो 40 दूनी 80,000 आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग क्या कहोगे सर, यहाँ पे 25% अगर आप लोग देखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहां तक देखिए कितने तक कितना बैलेंस निकाल लिया सर, 24 लाख के ऊपर टैक्स निकाल लिया। हमारा इनकम कितना है, 57 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 57 के अंदर से 24 माइनस कर देंगे, 33 लाख का बैलेंस बचेगा। तो आप लोग क्या कहोगे सर, हमारे पास क्या आ गया, बैलेंस आ गया, कितना आया है सर आपका, 33 लाख का बैलेंस आया है। तो आप लोग क्या कहोगे, 33 लाख आ गया, ठीक है। इसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगेगा सर, 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 30% इसके ऊपर टैक्स लगा दो, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, 33 लाख लेकर के चलोगे, ये कितना हो गया, 33 लाख हो गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, 30% टैक्स निकाल लो, 9,90,000 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे सर, ये कितना आ गया, 9,90,000 हमारा टैक्स आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार टोटल कर लेना है। टोटल अगर आप लोग करते हो तो जरा गौर फरमाइएगा, फटाफट से हम इसको टोटल करते हैं, ठीक है। प्लस में कितना है सर आपका, 1 लाख है, ठीक है। प्लस में कितना है सर आपका, 80,000 है। प्लस में कितना है आपका, 60,000 है। प्लस में कितना है आपका, 40,000 है, ठीक है। प्लस में कितना है आपका, 20,000 है, ठीक है। तो कितना आ गया, 12,90,000 आ गया। तो हमारा टोटल लायबिलिटी कितना बन गया, 12,90,000 बन गया, ठीक है। तो यहां पे ये तो आपका 12,90,000 टैक्स बना है, क्या बना है, टैक्स बना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पर एक तरीके से सरचार्ज की बात करते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा। और क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से कम है तो कितना परसेंट सरचार्ज लगेगा, 10%। ध्यान दीजिएगा, ये जो 10% सरचार्ज लगेगा ना, ये टैक्स के ऊपर लगेगा, माने 12,90,000 जो आपका आया है, इसका 10% अगर आप लोग निकालोगे तो 1,29,000 आपका बनेगा। अब अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो टोटल आपका निकल आएगा, इसके अंदर आपको ऐड कर देना। कितना ऐड करोगे, 12,90,000 के अंदर से 1,29,000 आपको क्या करना है, ऐड करना है, 14,19,000 आ जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे सर, ये क्या आ गया आपका, 14,19,000 करके आपका टैक्स आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको एक और टैक्स ऐड करना होता है, जिसको हम लोग आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से जानते हैं, जो आपका फिक्स रहता है, कितना रहेगा, 4%। इस अमाउंट के ऊपर कितना रहेगा सर, 4%, ठीक है। कितना लगेगा, 4% लगेगा। तो 14,19,000 का 4% अगर आप लोग निकालते हैं, 14,19,000 का 4% निकालते हैं तो 56,760 बनेगा, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, 56,760 बनेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको ऐड कर देना है, आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सर, सरचार्ज क्यों लगता है, अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस हो जाती है, अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस हो जाती है, और वो लिमिट क्या है, 50 लाख से क्रॉस हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको टैक्स के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। उसको आप लोग क्या कहते हो, आप लोग उसको बुनियादी तौर पे सरचार्ज के नाम से जानते हो, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा आपको ऐड करना है, कितना रहेगा, 4%। टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाल करके ना उसके ऊपर कितना ऐड कर देना है, 4% ऐड कर देना। बताइए ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। आई होप की क्लैरिटी मिला होगा और आपको समझ में आया होगा चीजें किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो ये आपका क्या कॉन्सेप्ट था माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप लोग बुनियादी तौर पे आपका सरचार्ज के नाम से जानते हो, ठीक है। अब सरचार्ज के अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मार्जिनल रिलीफ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मार्जिनल रिलीफ के नाम से जानते हैं। तो जरा ये भी नोट कर लीजिएगा, अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 50%, 2 से 5 के बीच में 25%, सॉरी 15%, 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो कितना लगेगा, 37% आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ की अगर आप लोग बात करते हो तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, लेट अस से आपकी जो इनकम है वो कितनी है, मान लीजिए आपका कितना है, 52 लाख रुपया साल का इनकम है, ठीक है। अगर ये 50 लाख होता तो नॉर्मल आप लोग कैलकुलेशन करके आपका आंसर निकाल देते, ठीक है।
है। लेकिन ये क्योंकि 50 लाख से एक्सीड हो गया है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं सर हमारा जो इनकम है वो कितना बड़ा है 50 लाख से, सर वो आपका 2 लाख बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा है, 2 लाख बड़ा है। क्योंकि हमारा 50 लाख से ज्यादा अमाउंट है तो हमें इसके ऊपर सरचार्ज भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सरचार्ज कैसे निकालते हैं आप सभी जानते हो। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर टैक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, टैक्स कैसे निकालते हैं आप सभी जानते हो। सर अगर आप लोग यहाँ पर अप टू 4 लाख की बात करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, अगर आप लोग 4 लाख से 8 लाख के बीच में बात करते हो, फिर आप लोग 8 लाख से 12 लाख के बीच में बात करते हो, फिर आप लोग 12 लाख से 16 लाख के बीच में बात करते हो, 16 लाख से 20 लाख हो जाएगा। इसी तरीके से आपका कितना हो जाएगा, 20 लाख से कितना हो जाएगा 24 लाख, और बैलेंस कितना बचेगा 24 लाख। अगर आप 52 में से 24 माइनस कर दो, 52 माइनस में 24 कितना हो जाएगा 28 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बैलेंस कितना बनेगा, सर आपके पास बैलेंस बनेगा आपका कितना है 28 लाख। तो आप लोग लिख दीजिए कितना है आपका 28 लाख है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर आपका 40,000 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर आपका 60,000 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 80,000 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपका 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग 28 लाख के ऊपर कितना टैक्स लगाएंगे, सर ये आपका देखिए 5, 10, 15, 20, 25 और यहाँ पे कितना लगेगा 30% लगेगा। 30% अगर आप लोग टैक्स लगाते हैं तो कर दीजिए 28 लाख आपको लेकर के चलना है। तो आप लोग ले लीजिए कितना हो गया 28 लाख मल्टीप्लाई में 30% करोगे तो कितना आएगा 8,40,000। तो आप लोग क्या कहोगे, सर आपका कितना आ गया 8,40,000 आ गया। अगर आप इसका टोटल करते हो 8,40,000 के अंदर फटाफट से ऐड करते जाओ, जैसे आपका कितना हो जाएगा 1 लाख ऐड हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। ठीक है, 11,40,000 हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, सर यहाँ पे कितना अमाउंट आ गया है 11,40,000 आ गया। ठीक है, क्लियर रहा। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये 11,40,000 का अमाउंट आ गया क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख वाली लिमिट से क्रॉस कर गई थी। तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा सर आपका सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा। कितना परसेंट, 10%। ठीक है, अब इस अमाउंट का 11,40,000 का 10% निकालोगे तो 1,40,000 आपका क्या बनेगा, सॉरी 1,14,000 कितना बनेगा 1,14,000 आपका क्या बन जाएगा, ये आपका सरचार्ज बन जाएगा। दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे 11 और 1 12 लाख हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 54,000। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, सर ये आपका अमाउंट बन गया। इसके ऊपर अगर आप लोग ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो, जस्ट ए मिनट, अगर आप लोग यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को क्या करते हो ऐड करते हो तो कितना लग जाएगा, सर वो आपका 4% लग जाएगा। ठीक है, उसको आप लोग यहाँ पर निकाल करके क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं जो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो है आपका मार्जिनल रिलीफ। अब ध्यान दीजिएगा, आपका ये सरचार्ज ऐड होने के बाद अमाउंट कितना बना, 12,54,000 बना। ठीक है, अब टेक्निकली अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर अगर आपका ये 2 लाख वाला अमाउंट आप लोग हटा देते हो, ठीक है, आप लोग 2 लाख वाला अमाउंट हटा देते हो, और मैं ये मान के चलता हूं, मान लीजिए आपका जो इनकम है वो कितना था सर आपका 50 लाख था। कितना था, अगर आप लोग ध्यान देंगे आपका इनकम कितना था सर 50 लाख था। तो मैंने मान लिया अगर आपका इनकम 50 लाख था तो यहां पे जरा गौर फरमाइएगा आपके पास कितना बैलेंस बचता, सर हमारे पास 28 बचा है तो 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा सर आपका 26 लाख बचेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको कितना निकालना है 30% निकालना है। तो 26 लाख का 30% आप लोग निकाल लीजिए फटाफट से, कितना आएगा 26 लाख मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 30%, कितना आ गया 7,80,000 आ गया। ठीक है, आप लोग क्या कहोगे 7,80,000 आ गया। अब आप इनको टोटल कर दीजिए। ठीक है, टोटल अगर आप लोग करते हो तो कितना आएगा, देखिए 7,80,000, जस्ट ए मिनट, 7,80,000 है, प्लस में आप लोग क्या लेके चलोगे 1 लाख लेके चलोगे, प्लस में आप लोग 80,000 लेके चलोगे, प्लस में आप लोग 60,000 लेके चलोगे, प्लस में आप लोग 40,000 लेके चलोगे, प्लस में आप लोग 20,000 लेकर के चलोगे, 10,80,000 बनता है। कितना बना है 10,80,000 बना है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो आपका अमाउंट कितना बन गया 10,80,000। एक बार आप लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को हटा दीजिए, अगर आप लोग टेक्निकली देखेंगे तो यहां पर आपको एक चीज दिखेगा, क्या दिखेगा सर, टेक्निकली अगर आप लोग इसको देखते हो जरा जस्ट ए
मिनट में इसको थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पे आपको लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सर अगर आप लोग देखेंगे तो कितना चेंज आया है सर, यहाँ पर अगर आप लोग चेंज की बात करते हो तो 12,54,000 के अंदर से 10,80,000 हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, 12,54,000 के अंदर से ना 12,54,000 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 1,74,000 आ गया। क्या आ गया आपका, 1,74,000 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 1,74,000 आ गया। तो आप लोग क्या लिखोगे सर, यहाँ पे कितना आ गया आपका टैक्स कितना बढ़ गया सर, आपका टैक्स बढ़ा है इज इक्वल टू द 1,74,000। ठीक है, ये आपको समझ में आया ये कैसे बढ़ा, ये आपका 1,74,000 टैक्स बना है। और अगर आप लोग इनकम देखोगे तो कितना हुआ सर, आपका 2 लाख हुआ। ठीक है, क्या हुआ आपका 2 लाख बढ़ा है। ठीक है, इनकम कितना बढ़ा है, 2 लाख बढ़ा है, और आपका टैक्स कितना बन गया, इसी के ऊपर 1,74,000 बन गया। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर ना आप लोग मार्जिनल रिलीफ ले सकते हो। हालांकि यहाँ पे अगर आप लोग टेक्निकली देखोगे तो आपका जो आपका ऊपर बना हुआ अमाउंट 2 लाख इज नियरली क्लोज टू द 1,74,000। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आपका जो इनकम है वो 50,20,000 हो गया, एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहाँ पे आपका अमाउंट कितना बढ़ा, 20 लाख बढ़ा, लेकिन जो टैक्स का अमाउंट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टैक्स का अमाउंट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टैक्स का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए और हमारी सैलरी जो इनकम है उसके अंदर कम इंक्रीमेंट हुआ, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप लोग मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। यहां तक आपको समझ में आया। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो अगर आपका मान लीजिए 50 लाख इनकम बनता, कितना बनता है, 50 लाख इनकम बनता है, तो आपका टैक्स कितना बनेगा, मान लीजिए आपका 10,80,000 बनता है। इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको देना है। वहीं अगर आप लोग मान लीजिए अपनी इनकम के अंदर स्लाइटली वेरिएशन करते हैं, आपकी इनकम 50 लाख ना होके कितनी है, 50,20,000 है। ठीक है, 50,20,000 है, तो यहां तक का क्राइटेरिया तो सेम रहेगा, यानी कि ये अमाउंट तो आपका सेम रहेगा, 1,80,000 और 1,80,000 2 लाख, और 2 लाख और ये कितना हो जाएगा सर, 3 लाख। यानी कि ये टैक्स तो आपका फिक्स है। यहां तक आपका कितना बनेगा सर, आपका 3 लाख बनेगा। अगर आप लोग यहाँ पे बैलेंस की बात करते हो तो आपका बन जाएगा 26,20,000। तो आप लोग क्या कहोगे सर, बच 26,20,000 का कितना निकालना है, 30% निकालना है, तो फटाफट से निकाल लीजिए। 26,20,000 आपको लेकर के चलना है और आपको इसका कितना निकालना है, 30% निकालना है, 7,86,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, ये कितना आ गया, 7,86,000 आ गया। इसको अगर आप लोग टोटल कर देते हो, यानी कि इसके अंदर अगर आप लोग 3 लाख को ऐड कर देते हो तो आपका कितना मिलेगा, जस्ट ए मिनट, 7,86,000 आपके पास है, प्लस में आपने कितना किया, 3 लाख किया, इज इक्वल टू द 10,86,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, यहाँ पे कितना हो गया अमाउंट आपका, 10,86,000 हो गया। अब टेक्निकली अगर आप लोग देखोगे 10,86,000 के ऊपर आपको क्या पे करना है सर, आपको 10% एडिशनल सरचार्ज भी तो पे करना है ना। तो सरचार्ज कितना पे करना है, 10% करना है। 10% करोगे तो 10,86,000 का आपका कितना बनेगा, अगर आप लोग 10,86,000 का 10% निकालते हो तो कितना बनेगा सर, आपका 1,08,600 बनेगा। तो आप लोग क्या कहोगे, 1,08,600 इसके अंदर आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, अगर आपने इसके अंदर से 10,86,000 को ऐड कर दिया, ठीक है, तो कितना आ गया, 11,94,600। तो आप लोग क्या कहोगे, 11,94,600 आ गया। तो आप टेक्निकली देखिए, अगर आपका इनकम 20,000 बढ़ा है, ठीक है, कितना बढ़ा है, 20,000 बढ़ा है, तो यहाँ पे आपका टैक्स कितना बन गया, 11,94,000 बना। वहीं अगर आप इस 20,000 को हटा देते, अगर आप लोग यहाँ पर 20,000 को हटा देते तो आपका टैक्स लायबिलिटी कितना बनता, 10,80,000 बनता। आप लोग क्या कहोगे, कितना बनता सर आपका टैक्स लायबिलिटी, 10,80,000 ऊपर कैलकुलेट किया था ना, तो कितना बनता, 10,80,000 बनता। ठीक है, अब देखोगे तो गैप कितना है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर से अगर मैं 10,80,000 को माइनस कर देता हूं तो यह आ जाएगा 1,14,600। तो गैप कितना है माय डियर फ्रेंड्स, 1,14,600 अप्रोक्सीमेट कितना आया, 1,14,600 आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका टैक्स बढ़ गया है 1,14,000, इनकम कितना बढ़ा था, 20,000। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमें मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लगाना है। माने 50 लाख तक मेरे को कितना टैक्स पे करना था, 10,80,000 पे करना था। ऊपर का जो 20,000 अमाउंट है ना, मैं इसमें ऐड करके गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, मैं 50 लाख तक रिलीफ ले लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको आप लोग क्या बोलते हो, मार्जिनल रिलीफ के नाम से जानते हो। ठीक है, बाकी मार्जिनल रिलीफ को हम लोग आने वाली क्लासेस के अंदर भी काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करेंगे। आज
काफी लंबा सेशन हो गया, थोड़ा थकावट भी है। तो ये आपका ऑलमोस्ट जो पहला चैप्टर है ना वो आपका कंप्लीट हो चुका है, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।